हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरा इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे होंगे कि आज हम जो करने वाले हैं वो समास के एमसीक्यू करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? समास के एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि हमारे न जाने कितने एग्जामों में बार बार आते रहे हैं। चलिए, समास की जो हमने थ्योरी है वो हमने बड़े अच्छे से समाप्त की थी और इसके बाद हम समास के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। आज उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बड़ी ही अच्छी लगेगी और बड़ी ही ये पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं अपनी एमसीक्यू क्लासेस को। क्लियर? तो सबसे पहला जो हमारे सामने प्रश्न आया है वो आया है आपके सामने, ये पंकज। ये पंकज शब्द में कौन सा समास है? तो बताइए, पंकज शब्द में कौन सा समास है? तो आप क्या कहेंगे? जो पंकज शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। वो मिलकर बना है पंक धन जय से मिलकर। किससे मिलकर बना है वो पंक धन जय से मिलकर बना है, जिसमें पंख का अर्थ होता है इसमें कीचड़। इसमें पंख का अर्थ क्या होता है? इसमें पंख का अर्थ होता है कीचड़ और इसमें जय का अर्थ होता है जन्म, यानी कि जिसका कीचड़ में जन्म हुआ हो। क्या है इसका समास विग्रह यदि मैं करने लगूं? जिसका कीचड़ में जन्म हुआ हो। तो कीचड़ में जन्म किसका होता है? आप कहेंगे कीचड़ में जन्म होता है ये कमल का। किसका जन्म होता है? कीचड़ में जन्म होता है ये कमल का। तो इसमें कौन सा समास है? समास इसमें हमारा बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है इसमें? बहुव्रीहि समास है। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न को कीजिए। जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो, यानी कि जब प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो मैंने आपको क्या परिभाषा बताई थी? कौन सा समास है जिसका प्रथम शब्द संख्यावाची होता है? तो आप क्या कहेंगे? द्विगु समास। क्या कहेंगे आप? द्विगु समास का प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा होता है। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न को करेंगे हम। बड़ी ही जल्दी से हमें प्रश्न को समाप्त करना है। इसके बाद ये चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में यानी कि कमल को किसके जैसा बताया गया है? यानी कि चरण को किसके समान बताया गया है? आप कहेंगे चरण को कमल के जैसा बताया गया है। यानी कि एक शब्द क्या है इसमें? एक शब्द विशेष्य है। एक शब्द क्या है इसमें? विशेष्य। और दूसरा शब्द इसमें क्या है? दूसरा शब्द इसमें विशेषण है। तो मैंने आपको कौन से समास में ये बताया था कि किस समास का एक शब्द विशेष्य और दूसरा शब्द विशेषण होता है? आप क्या कहेंगे? वो है हमारा ये कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। इसके बाद अगला आ गया चौराहा। तो चौराहा में कौन सा समास है? इसका प्रथम पद इसका क्या है? संख्यावाची, यानी कि चार राहों का समूह। कितनी? चार राहों का समूह। तो इसमें समास कौन सा होगा हमारा? द्विगु समास। इसके बाद अगले प्रश्न को, आमरण में कौन सा समास है? कौन से में? आमरण में कौन सा समास है? तो आमरण किन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? आधन मरण। क्या है? आधन मरण। और आ क्या है इसमें? आप कहेंगे आ है इसमें उपसर्ग। और मैंने आपको किस समास की पहचान बताई थी कि जिसमें उपसर्ग यथा वाले शब्द या एक समान जैसे शब्द आए, एक जैसे शब्द आए, तो समास कौन सा होगा? उसमें अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इसको पढ़िए। निम्न में से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो यदि मैं आपसे पूछूं, क्या जो तत्पुरुष समास है उसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है? आप कहेंगे जी नहीं। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है? जी नहीं। पूर्व पद तो भैया जो संख्यावाची होता है वो कौन सा समास होता है? वो होता है हमारा द्विगु समास। और इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? आप कहेंगे जो हमारा तत्पुरुष समास है उसका उत्तर पद हमारा प्रधान होता है। इसके बाद अगला आ गया पुस्तकालय में
पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? तो बताइए, पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? तो पुस्तकालय शब्द कैसे बना है? ये बना है पुस्तक के लिए, पुस्तक के लिए आल्य। क्या बना है? ये बना है पुस्तक के लिए आल्य। तो कारक विभक्ति आ रही है? आप कहेंगे बिल्कुल आ रही है। तो कारक विभक्ति किस में आती है? तो आप कहेंगे भैया आपने बताया था कि तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति आती है। इसके बाद अगला, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कौन सा समास है? क्या बताया था मैंने आपको? यदि किसी भी समास में उपसर्ग दिखाई दे, यथा वाले शब्द कोई भी दिखाई दे, या फिर एक जैसे शब्द दिखाई दे। भाई कैसे शब्द दिखाई दे? एक जैसे शब्द यदि कहीं पर भी दिखाई दे तो वहां पर हमेशा क्या होता है? वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। क्लियर हो गई होगी। इसके बाद सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तऋषि। तो सप्तऋषि कैसा है? शुरू का पद कैसा है इसमें? संख्यावाची, यानी कि 7 ऋषियों का समूह। क्या है? 7 ऋषियों का समूह। और जिस भी शब्द में प्रथम पद संख्यावाची होता है उस शब्द में समास कौन सा होता है? द्विगु समास। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला आ गया हमारा प्रत्यंग। तो प्रत्यंग जो है वो किन किन शब्दों से मिलकर बना है? वो बना है प्रतिधन अंग से मिलकर। किस किस से मिलकर बना है? वो मिलकर बना है प्रतिधन अंग से मिलकर। और प्रति क्या है? प्रति है एक उपसर्ग। और जिस भी शब्द में पहले उपसर्ग यथा वाले या एक जैसे शब्द आते हों वहां पर समास कौन सा होता है? वहां पर हमारा अव्ययी भाव समास होता है। तो 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि भैया हमारे 10 में से इतने प्रश्न सही हुए। इसके बाद आदर्शवादी। क्या था? आदर्शवादी। तो आदर्शवादी जो शब्द है वो हमेशा किसकी ओर? वो हमेशा तीसरे पद की ओर इशारा करता है। इसलिए आदर्शवादी शब्द में समास कौन सा होता है? हमारा बहुव्रीहि समास होता है। इसके बाद जापान भोज में आप समास बताइए। किसमें बताइए? जापान भोज में आप समास बताइए। तो जापान भोज में समास कौन सा है? आप कहेंगे कि इसमें समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कैसे है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था? द्वंद्व समास की मैंने परिभाषा क्या बताई थी? वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पदों का अपना अपना महत्व होता है। जापान का अपना महत्व है और भोज का अपना महत्व है। तो क्या इसके दोनों पद इसके प्रधान है? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो जापान में कौन सा समास होगा? जापान में हमारा द्वंद्व समास होगा। क्लियर? इसके बाद स्वदेश भक्ति में कौन सा समास है? किसमें? स्वदेश भक्ति में कौन सा समास है? तो स्वदेश भक्ति में कौन सा समास है? यानी कि स्वयं के देश की भक्ति, यानी कि स्वयं के देश की भक्ति स्वदेश भक्ति होगी। और स्वदेश भक्ति में कौन सा समास है? ये क्या है? आप कहेंगे ये है भैया कारक विभक्ति। अकारक विभक्ति हमेशा किस समास में आती है? तो आप कहेंगे ये आती है तत्पुरुष समास में। और यदि मैं तत्पुरुष समास के अंदर भी पूछने लगूं कौन सा समास है, तो का, के, की, रा, रे, री किस में आते हैं? ये आते हैं आपके संबंध तत्पुरुष समास में। इसमें आते हैं संबंध तत्पुरुष समास में आते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, इसका क्या है? नील कमल, यानी कि जो कमल है, कमल कैसे हैं? कमल है नीले। तो कमल की विशेषता बताई जा रही है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्रमधार्य समास होता है उसका एक पद विशेषण व एक पद विशेष से होता है। तो इसमें वही कहानी है। तो नील कमल में कौन सा समास होगा? नील कमल में समास होगा हमारा
ये क्रमधारय समास। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि शिक्षाध्ययन। शिक्षाध्ययन यानी कि यदि मैं इसका समास विग्रह करने लगूं तो मैं क्या करूंगा, शिक्षा का अध्ययन। क्या करूंगा मैं, शिक्षा का अध्ययन। और इसमें क्या आ रहा है, आप कहेंगे भैया इसमें आ रही है कारक विभक्ति। और का के की रा रे री ना ने नी, ये किस में आती है, ये आती है हमारी संबंध तत्पुरुष। संबंध, संबंध तत्पुरुष। और संबंध तत्पुरुष तो इसमें दिया नहीं, तो तत्पुरुष तो दिया है। लगाइए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, हस्तशिल्प यानी कि हाथ के द्वारा शिल्प। इसके द्वारा, हाथ के द्वारा शिल्प, यानी कि के द्वारा। और के द्वारा भी क्या है, के द्वारा भी है, ये भी कारक विभक्ति। तो इसमें भी समास कौन सा होगा, इसमें भी समास होगा हमारा ये क्रमधारय समास। ठीक है, सेकंडों में उत्तर देना है आपको भी ऐसे ही। इसके बाद है मृत्युंजय, यानी कि मृत्यु को जीतने वाला। यदि मैं इसका सामासिक विग्रह करने लगूं तो क्या होगा, आप कहेंगे इसका समास विग्रह होगा मृत्यु को जीतने वाला। तो मृत्यु को जीतने वाला यानी कि इसमें तीसरे पद की ओर इशारा हो रहा है। और तीसरा पद जो होता है वो होता है हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, इसके बाद आ गया आपका पंचवटी। तो पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंच से क्या होता है, पांच। यानी कि शुरुआत में ही कैसा शब्द आ गया, आप कहेंगे भैया शुरुआत में ही संख्यावाची आ गया। तो समास कौन सा लगाएंगे हम, समास लगाएंगे हम द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। इसके बाद लोकसभा। लोकसभा में कौन सा समास होगा, तो लोकसभा में समास कौन सा होगा, यदि मैं इसका समास विग्रह करने लगूं तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, लोगों की सभा। क्या लिखूंगा मैं, लोगों की सभा। तो क्या होगा, इसमें क्या आ रहा है, का की रा रे री ना ने नी। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें होगा हमारा तत्पुरुष समास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा। महात्मा में आप करके मुझे बताएंगे कि महात्मा में कौन सा समास होगा। तो बताइए महात्मा में कौन सा समास है। यदि मैं इसका समास विग्रह में इसका करने लगूं तो मैं कैसे करूंगा, महान है जो आत्मा, यानी कि तीसरे पद की ओर इशारा किया जा रहा है। और जहां भी तीसरे पद की ओर इशारा किया जाए वहां पर समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। इसके बाद ग्राम प्रधान में आप समास बताइए और 2 सेकंड में उत्तर आना चाहिए। तो ग्राम प्रधान में ग्राम, ग्राम का प्रधान क्या होगा, ग्राम, ग्राम का प्रधान। और ग्राम का प्रधान में कारक विभक्ति, और जहां पर भी कारक विभक्ति आएगी वहां पर समास होगा क्रमधारय समास। क्लियर। इसके बाद दिन रात। दिन रात में समास बताइए। तो दिन रात कैसे शब्द हैं भाई, दिन का भी अपना महत्व है और रात का भी अपना महत्व है। दोनों शब्द प्रधान हैं, आप कहेंगे बिल्कुल है। और जहां पर भी दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर समास होता है द्वंद्व समास। वहां पर समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। इसके बाद राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण भी ऐसे ही है भाई, राम का भी अपना अलग महत्व है और लक्ष्मण का भी अपना अलग महत्व है। यानी कि दोनों अपने आप में प्रधान पद हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। यहाँ पर भगवान, भगवान के नाम को देखकर बहुव्रीहि मत लगा देना, क्योंकि दोनों पदों का अपना अपना महत्व है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, द्वंद्व समास। क्लियर। इसके बाद अगला आ गया ये चतुर्भुज समास। तो चतुर्भुज समास में कौन सा होगा, तो चार हैं भुजाएं जिसकी, समास विग्रह क्या होगा, चार है
भुजाएं जिसकी, भाई चार हैं भुजाएं जिसकी, भाई चार भुजाएं किसकी है, किसकी ओर इशारा कर रहा है। आप कहेंगे भैया इसमें तो द्विगु समास होगा। कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। परंतु मैंने आपसे क्या कहा था, यदि कभी भी कोई भी पद तीसरे पद की ओर इशारा करे और वहां पर द्विगु समास हो तो वहां पर फिर भी हम क्या लगाएंगे, बहुव्रीहि समास को हम यहाँ पर मान्यता देंगे। क्लियर। इसके बाद राजमार्ग, राजमार्ग में कौन सा समास है, यानी कि यदि मैं इसका समास विग्रह करूं, राजमार्ग का यदि मैं समास विग्रह करूं तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा राजा का मार्ग, राजा का मार्ग। अका के की रारेरी ये क्या है, ये हैं भैया हमारी कारक विभक्ति। वो कारक विभक्ति कहाँ पर आती है, ये आती है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तत्पुरुष समास। इसके बाद गौरवशाली, तो गौरवशाली शब्द किसकी ओर इशारा कर रहा है, आप कहेंगे भैया ये किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। तो गौरवशाली में समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। क्लियर। इसके बाद श्वेताश्व, इसमें बताइए आप समास कौन सा है। श्वेताश्व, इसके लिए दी जाती है आपको 5 सेकंड। तो बताइए आप कमेंट के माध्यम से कि इसमें समास में कौन सा समास है। श्वेताश्व, तो श्वेताश्व में कौन सा समास है, यदि मैं इसको अलग अलग करके लिखने लगूं तो ये क्या होगा, ये होगा श्वेत धन अश्व। क्या होगा, श्वेत धन अश्व। अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा, और श्वेत का मतलब क्या होता है, सफेद। यानी कि घोड़ा कैसा है, अश्व कैसा है, अश्व है सफेद। अब आप इसका समास विग्रह या अब आप इसमें समास बड़ी आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि अश्व कैसा है, अश्व है सफेद। यानी कि एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य है। एक पद तो विशेषण है और एक पद विशेष्य है। तो इसमें कौन सा समास होगा, इसमें समास होगा आपका क्रमधार्य समास। इसके बाद शीतल जल, यानी कि जल कैसा है, जल, जल कैसा है, तो जल की विशेषता बताई जा रही है। आप कहेंगे बिल्कुल बताई जा रही है। तो जल कैसा है, जल है भैया शीतल। जल कैसा है, जल है भैया शीतल। तो समास कौन सा होगा, समास होगा क्रमधार्य समास। इसके बाद दुख सुख, दुख सुख में कौन सा समास है, तो आप क्या कहेंगे भैया दुख, दुख का भी अपना अलग महत्व है और भैया सुख का भी अपना अलग महत्व है। दोनों ही प्रधान पद है और जहां पर दोनों ही प्रधान पद हो वहां पर समास कौन सा होता है, वहां पर समास होता है आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। इसके बाद नील, नीलकंठ में समास बताइए। इसमें बताइए, नीलकंठ में आप समास बताइए। क्या है इसमें, यानी कि जो आपका कंठ है, जो कंठ कैसा है, आपका कंठ नीला है, तो कंठ की विशेषता बताई जा रही है। यानी कि एक पद विशेष्य और एक पद विशेषण है। तो समास कौन सा होगा, समास होगा आपका यहाँ पर ये क्रमधार्य समास। लेकिन परंतु मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी कभी कोई ऐसा शब्द आए नील, नीलकंठ, तो यानी कि कंठ कैसा है, नीला, परंतु यह दूसरी ओर भी इशारा कर रहा है। नीलकंठ अर्थात महादेव को भी कहते हैं। नीलकंठ अर्थात किसको कहते हैं, नीलकंठ अर्थात महादेव को भी हम कहते हैं। यानी कि तीसरे पद की ओर इशारा भी कर रहा है। तो हम इसमें क्रमधार्य न लगाकर हम इसमें क्या लगाएंगे, बहुव्रीहि। यदि बहुव्रीहि मौजूद नहीं होता तो हमारा क्रमधार्य सही होता, परंतु यहाँ पर बहुव्रीहि समास मौजूद है, इसलिए हमारा क्रमधार्य समास यहाँ पर
गलत हो जाता है। क्लियर। इसके बाद अगला आ गया अत्यधिक। अत्यधिक में समास कौन सा होगा? आप कहेंगे अब तो अव्ययी भाव समास होगा। कैसे? अत्यधिक शब्द किन किन से मिलकर बना है? अति धन अधिक, किस किस से मिलकर बना है? ये अति धन अधिक से मिलकर बना है। और अति क्या है? अति है उपसर्ग, और जहां पर भी उपसर्ग आए वहां पर समास आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे वहां पर अव्ययी भाव समास। इसके बाद अनन्य। अनन्य कैसे बना है? ये बना है अन धन अन्य। तो इसमें भी क्या है? अन क्या है? इसमें उपसर्ग, और जिसमें भी उपसर्ग आए समास कौन सा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्लियर। बहुत बढ़िया। इसके बाद बाल किशोर। बाल किशोर में कौन सा समास है? किसमें? बाल किशोर। तो बाल ये अलग है, यानी कि बाल अवस्था, और प्लस में ये किशोर अवस्था, ये अलग बात कर रहा है। तो दोनों पद प्रधान, और जहां पर भी दोनों पद प्रधान हो वहां पर समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास वहां पर होता है। कौन सा समास? द्वंद्व समास। इसके बाद अगला आ गया शीतकाल। अब काल को क्या बोलते हैं? समय। भाई काल को क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। और शीत को क्या बोलते हैं? यानी कि ठंड, यानी कि सर्दी। तो सर्दी, सर्दी का समय, यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शीत का काल। इसका शीत का काल, शीत का काल। क्लियर। तो समय किसका है? समय है सर्दी का। तो यहाँ पर बीच में का के की, यानी कि यहाँ पर कारक विभक्ति आपको देखने को मिली। आप कहेंगे बिल्कुल मिली। और जहाँ पर भी कारक विभक्ति आपको देखने को मिले वहां पर समास कौन सा होगा? वो होगा आपका तत्पुरुष समास। इसके बाद अगला आ गया जलपान, यानी कि जल का पान। किसका पान? जल का पान। जैसे बोलते हैं ना, मेहमान आ जाते हैं कि चलिए जलपान कीजिए, यानी कि जल, जल का पान। क्लियर। तो जल, जल का पान में कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। इसके बाद ये हो जाएगा पद प्राप्ति, यानी कि यदि मैं इसका समास विग्रह करूं तो क्या करूंगा? मैं करूंगा पद की प्राप्ति। क्या करूंगा? मैं करूंगा पद की प्राप्ति, यानी कि पद को प्राप्त करना। तो का के की कारक विभक्ति, आप क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। इसके बाद राजकुमार, यानी कि राजा का कुमार। किसका कुमार? राजा का पुत्र को ही क्या बोलते हैं? राजकुमार। तो राजा का कुमार। तो का के की आ रही है, तो समास कौन सा होगा? समास होगा तत्पुरुष समास। और यदि वो तत्पुरुष समास के अंदर भी पूछने लगे कौन सा समास होगा, तो वो होगा हमारा का के की किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं संबंध तत्पुरुष। तो वो होगा संबंध तत्पुरुष समास। इसके बाद मृग नैनी। क्या? मृग नैनी, यानी कि मृग किसको बोलते हैं? मृग बोलते हैं हिरण को। तो हिरण के समान नैन वाली। क्या? हिरण के समान नैन वाली, नैन वाली, यानी कि मीनाक्षी। क्लियर। यानी कि मृग नैनी, हिरण के समान नैन वाली। तो उसके नैन कैसे हैं? मृग के समान हैं। तो यानी कि एक पद कैसा? विशेषण, और एक पद कैसा? विशेष्य। तो समास कौन सा होगा? समास होगा हमारा क्रमधारय समास। इसके बाद अगला नागेश्वर, यानी कि नागो, नागो का ईश्वर। क्या हो जाएगा? नागो का ईश्वर। तो नागेश्वर में समास कौन सा? नागो का ईश्वर कौन है? भगवान शिव, यानी कि तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। और मैंने आपको बताया था जहां पर भी भगवान जी के नाम आए वहां पर सभी समास क्या होंगे? बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे। इसके बाद अगला आ गया दिवाकर।
और दिवाकर किसका पर्यायवाची है? आप कहेंगे सूर्य का, यानी कि तीसरे पद की ओर इशारा ऐसे ही हो रहा है। तो इसमें भी समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। इसके बाद में नराधीप, और नराधीप में कौन सा समास होगा? इसमें भी आपका बहुव्रीहि समास होगा। इसके बाद में ये आ गया ये त्रिलोक, यानी कि तीन लोकों का समूह। शुरू का पद कैसा आ गया इसमें? संख्यावाची, और जिसमें भी शुरुआत का पद संख्यावाची आ जाए, समास कौन सा? द्विगु समास। इसके बाद अगला आ गया परिश्रमी, यह आ गया परिश्रमी। अब यहां पर एक छोटा सा डाउट है, वैसे परिश्रमी शब्द में कोई भी समास नहीं होता, यानी कि जो आपका परिश्रमी शब्द है इसमें कोई भी समास आपका मौजूद नहीं होता, क्योंकि जो परिश्रमी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। वो मिला है परिश्रम, परिश्रम धन ई, यानी कि, और परिश्रम का मतलब क्या होता है? यानी कि मेहनत। और ये ई क्या जुड़ रहा है इसमें? इसमें ये प्रत्यय जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? इसमें ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है। परंतु यदि इसने पूछा है तो उत्तर तो हमें इसका लगाना पड़ेगा। तो परिश्रमी का मतलब क्या होता है? मेहनती, यानी कि तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। तो हम इसमें बहुव्रीहि उत्तर को हम टिक कर देंगे। इसके बाद जन कल्याण, यानी कि जन का कल्याण, और का के की, यानी कि कारक विभक्ति। तो समास कौन सा? बहुव्रीहि समास। इसके बाद आ गया चंद्रशेखर, यानी कि चंद्र है शिखर पर जिसके। तो चंद्र किसकी शिखर पर है? आप कहेंगे भगवान शिव। तो यानी कि समास कौन सा? बहुव्रीहि समास। इसके बाद द्वारपाल, यानी कि द्वार का पाल। पाल का मतलब क्या होता है? रक्षक। द्वार का रक्षक। तो बीच में क्या आ रहा है? बीच में आ रही है कारक विभक्ति। जो समास कौन सा होगा? यह होगा तत्पुरुष समास। इसके बाद अगला आ गया गजगामिनी। गज का मतलब क्या होता है? हाथी। अगामिनी का मतलब गमन करने वाली, यानी कि हाथी के समान गमन करने वाली या हाथी के समान चलने वाली। तो किसके जैसी चल रही है? हाथी के जैसी। तो यहां पर बीच में कारक विभक्ति, तो आंसर में आ जाएगा तत्पुरुष समास। इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न, मधुरभाषी, और मधुरभाषी का उत्तर आप लोग सब कमेंट में देंगे, और कमेंट में आप लोग ये भी बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या कुछ कमी थी, क्या इसमें सुधार करना चाहिए, जो क्वेश्चनों का लेवल था वो कैसा था, क्योंकि इसमें बड़े ही छाट कर क्वेश्चन रखे थे। ठीक है, दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू।